हेलो एवरीवन। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट अपने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन वो था। नाउ सेकंड क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे ओपन है। क्वेश्चन में रीड करता हूँ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द समराइज बैलेंस शीट ऑफ ग्रोवेल लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2013 एंड 14। आपको 2 साल की बैलेंस शीट दी है, कोई कंपनी के बैलेंस शीट है। आपको याद होगा कल जो लास्ट क्वेश्चन आपने किया था उसके अंदर, लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंस शीट जो दी थी वो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट थी। नाउ दिस इज कंपनीज बैलेंस शीट। द फॉलोइंग बैलेंस शीट इज गिवन ऑफ ग्रोवेल लिमिटेड ऑन 2013 एंड 2014। 2 साल की आपको कोई कंपनी की बैलेंस शीट दी है एंड इन्फॉर्मेशन आर लाइक दिस। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल 2 लाख एंड 2,50,000। देखो शेयर कैपिटल 2 लाख की जगह 250 हुआ तो शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जनरल रिजर्व 50,000 से 60,000 हो गया तो जनरल रिजर्व भी इंक्रीज हो रहा है। पीएनएल बैलेंस है 30,500 30,600। ये अपना क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में पीएनएल का बैलेंस आपको दिया है तो बैलेंस शीट में पीएनएल का जो बैलेंस है दैट इज करंट ईयर प्रॉफिट इसमें ट्रांसफर किया होगा। ये कंपनी की बैलेंस शीट है, प्रोप्राइटरशिप बैलेंस शीट नहीं है। तो इससे क्या होगा कि कंपनी में जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता। पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप में जो नेट प्रॉफिट होता है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। बट कंपनीज के अंदर ये कंपनी है तो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं होता, बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, वो पीएनएल अकाउंट या रिजर्व्स के अंदर उसको ट्रांसफर किया जाता है। सो यहाँ पे कैपिटल का जो डिफरेंस है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कैपिटल अकाउंट का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट शो नहीं करेगा जैसे कल के क्वेश्चन में था। ये जो कैपिटल अकाउंट का जो डिफरेंस है वो शेयर कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज शो करेगा और पीएनएल अकाउंट का जो डिफरेंस है वो करंट ईयर का प्रॉफिट डिनोट करेगा। उसके बाद है बैंक लोन। उसमें लिखा है लॉन्ग टर्म लोन से पहले 70,000 था, अभी लास्ट ईयर 70,000 था, अभी 0 हो गया। ठीक है, मीनिंग रीपेमेंट किया होगा। क्रेडिटर्स 150 से 135 हो गए। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 30,000 35,000, ये बाद में मैं समझाता हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐसे ट्रीट करना है, बट प्रोविजन फॉर टैक्स 30 से 35,000 इंक्रीज हो रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग असेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख की जगह 190 हो गया। सो लैंड एंड बिल्डिंग रिड्यूस हो रहा है, मीनिंग सेल किया होगा या तो डेप्री होगा, बट लैंड के ऊपर तो डेप्री हो नहीं सकता तो ऑब्वियसली इसको कंसिडर कर सकते हैं आप, सेल किया था। मशीनरी 150 से 169 हो गया। सो मशीनरी में ऑब्वियसली डेप्री भी होगा और परचेज सेल भी हुआ होगा कहीं पे। स्टॉक की वैल्यू 1 लाख से 1,74,000 हो गई तो स्टॉक कम हो रहा है। डेटर्स 80,000 से 64,200 हो गए, सो डेटर्स भी कम हो रहा है। कैश बैलेंस है 500 और 800। बैंक बैलेंस है प्रीवियस ईयर का 0 और करंट ईयर का 7800। ये कैश एंड बैंक बैलेंस जो दोनों है उसको हम कंसिडर कहाँ करेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में लास्ट पॉइंट आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। सो जो बैंक बैलेंस है वो बैंक बैलेंस आप वर्किंग कैपिटल में शो नहीं करेंगे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैश इक्विवेलेंस या आप कैश भी बोल सकते हो उसको। तो उसको कैश एंड बैंक बैलेंस को कंबाइंड लास्ट में शो करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के साथ। इसके बाद गुडविल 5,000, प्रीवियस ईयर में नहीं था, अभी है 5,000 गुडविल। ओके, एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोला है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। करंट ईयर में 2014 में क्या हुआ था तो फर्स्ट पॉइंट बोला है डिविडेंड ऑफ 23,000 वाज पेड। करंट ईयर में 23,000 का डिविडेंड पे किया था। सेकेंड नंबर पॉइंट, अनदर असेट ऑफ अनदर कंपनी परचेज फॉर कंसिडरेशन ऑफ 50,000 पेएबल इन शेयर्स। इंपॉर्टेंट थिंग इज पेएबल इन शेयर्स। कोई दूसरी कंपनी की असेट्स खरीदी बट उसका पेमेंट हमने कैश में नहीं किया, मैंने कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, उसका जो पेमेंट है वो हमने शेयर्स में किया था। द फॉलोइंग असेट्स वेर परचेज। असेट कौन सी परचेज की थी तो आपको बोला है आगे कि स्टॉक परचेज किया था 20,000 का और मशीनरी परचेज हुई थी 25,000 की। अब आप देखो स्टॉक 20,000 का खरीदा, मशीनरी 25 की खरीदी, टोटल करे तो 45,000 की असेट खरीदी दूसरी कंपनी से। तो दूसरी कंपनी से असेट खरीदी 45,000 की और सामने आपको क्या बोला कि परचेज कंसिडरेशन इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में आपने कितना पे किया था 50,000। तो 45,000 की एसेट खरीदने के लिए आपने 50,000 के शेयर्स इश्यू किए। इसका मीनिंग ये हुआ कि 5,000 आपने ज़्यादा पे किया। वो 5,000 जो आपने ज़्यादा पे किया, ऑब्वियसली आपने ज़्यादा पे किया तो कंपनी के लिए अपने लिए क्या होगा, लॉस होगा। एंड वो जो लॉस है उसको लॉस के फॉर्म में नहीं बट गुडविल के फॉर्म में, दूसरी कोई कंपनी के एसेट्स अगर आप ज़्यादा प्राइस देके खरीदते हैं तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपने सामने वाले को गुडविल पे किया एक्स्ट्रा। तो 5,000 रुपीज़ वो हमने एक्स्ट्रा पे किया, आपको समझ आया। 20,000 का स्टॉक है और मशीनरी 25,000 की है, टोटल कितना हुआ 45,000। 45,000 के सामने हम पेमेंट कितना कर रहे हैं 50,000 का, तो हम 5,000 ज़्यादा शो कर रहे हैं, 5,000 ज़्यादा पे कर रहे हैं इनफैक्ट। तो ज़्यादा जो 5,000 पे करे वो और कुछ नहीं क्या है, गुडविल है। और बैलेंस शीट में आप देखो लास्ट नंबर का एक पॉइंट था, यहाँ पे गुडविल की वैल्यू प्रीवियस ईयर में 0 था और करंट ईयर में गुडविल 5,000 है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बैलेंस शीट में गुडविल आया कहाँ से, तो बिकॉज ऑफ दिस ये जो असेट परचेज की दूसरी कंपनी की, तो उससे जो 5,000 का गुडविल रेज हुआ था वही बैलेंस शीट के अंदर शो हो रहा है, बराबर। सो गुडविल कहाँ से आया वो हमें ट्रैक मिल गया। इसके बाद
मशीनरी फर्दर परचेस फॉर रुपीज़ 8,000, 8,000 की मशीन परचेस की है, आपके स्पेसिफिक आपको बोल दिया आउटफ्लो हुआ होगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी आपको दे दिया है, कल हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के डेप्री फाइंड किया था, आपको याद होगा। तो यहाँ पे आपको डेप्री की जो फिगर है 12,000, वो आपको डेप्री की फिगर दे दी है, आपको फाइंड नहीं करना है, डेप्री की इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, 12,000 है। एंड इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 33,000 से, ये इनकम टैक्स प्रोवाइडेड वर्ड का मीनिंग ये होता है प्रोविजन किया था, वर्ड इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मीनिंग होता है कि आपने प्रोविजन किया था, मीनिंग टैक्स अभी पे नहीं हुआ है, 33,000 करंट ईयर में टैक्स पे नहीं किया है, 33,000 का प्रोविजन क्रिएट किया है, ठीक है। एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी वॉज 200, सी हमने मशीनरी सेल भी की होगी, इसके ऊपर मशीनरी सेल करने पे लॉस कितना हुआ है, 200 का लॉस हुआ है। एंड ये जो लॉस था दैट वाज रिटन ऑफ टू जनरल रिजर्व, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। नॉर्मली क्या हम क्या करते हैं, लॉस जो होता है उसको पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे आपको ये बोला है कि जो लॉस था उसको हमने क्या किया था, तो उसको जनरल रिजर्व में राइट ऑफ किया था। एंड क्वेश्चन आपको ये पूछा है कि इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करो, ठीक है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाएंगे अगेन इनडायरेक्ट मेथड, कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया तो विल अप्लाई इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड से इसका क्वेश्चन कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होगा, तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन अलग अलग टाइप से दिया होता है। पहला या तो पीएनएल दिया होता है, या तो बैलेंस शीट दिया होता है, या तो दोनों दिया होता है, या तो खाली इन्फॉर्मेशन दी होती है। आपको कल जो क्वेश्चन किया था उसमें भी आपको अकेला पीएनएल दिया था, और सॉरी बैलेंस शीट दी थी, और इस क्वेश्चन के अंदर भी अकेले आपको बैलेंस शीट दी है, पीएनएल की इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, ओनली बैलेंस शीट इज गिवन। तो अगर आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है तो ऑब्वियसली हम बैलेंस शीट के ऊपर से पूरा क्वेश्चन करेंगे, जैसे कल किया था। ऑब्वियसली सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन हो गया, बराबर, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। ओके, सबसे पहला काम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बना देंगे। तो मैंने यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट सेम फॉर्मेट जो अपने नॉर्मली यूज़ करते हैं वही फॉर्मेट यहाँ पे मैंने प्रिपेयर करके रखा है। सो अगर आप साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप वीडियो पॉज करके आप पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। सो फॉर्मेट मैंने रेडी कर दिया है। इसके बाद हम क्वेश्चन सबसे पहले पॉइंट क्या लिखेंगे याद करो। तो सबसे पहला पॉइंट हमें बैलेंस शीट में से पीएनएल अकाउंट का जो बैलेंस है, करंट ईयर का प्रॉफिट, अपना जो फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन का स्टार्टिंग होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो स्टार्टिंग होता है वो कहाँ से होता है, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, वो कहाँ से लेना होता है, तो उसको लेंगे बैलेंस शीट में से। अगर बैलेंस शीट नहीं दिए तो पीएनएल अकाउंट में से आप ले सकते हैं, बट पीएनएल अकाउंट में से अगर प्रॉफिट लो तो आफ्टर अप्रोप्रिएशन वाला प्रॉफिट यूज करेंगे, बिफोर अप्रोप्रिएशन वाला नहीं, ठीक है। और अगर बैलेंस शीट दी है तो ऑब्वियसली हम बैलेंस शीट में से ही नेट प्रॉफिट को लेंगे। सो हमारे पास क्वेश्चन में बैलेंस शीट तो अवेलेबल है, तो हमारे पास जो बैलेंस शीट है, लायबिलिटी साइड आप देखो, तो लायबिलिटी साइड यहाँ पे पीएनएल का बैलेंस दिया है, ठीक है। अब लायबिलिटी साइड पीएनएल का बैलेंस आप देखो 30,500 एंड 30,600 यहाँ पे पीएनएल का बैलेंस है। अब ये 30,500 एंड 30,600 जो पीएनएल का बैलेंस है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रीवियस ईयर की कंपेयर में पीएनएल का बैलेंस 100 से इंक्रीज हुआ है। अब 100 से इंक्रीज हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि करंट ईयर का जो प्रॉफिट है, वो करंट ईयर का प्रॉफिट लास्ट ईयर के पीएनएल का बैलेंस था 30,500, उसमें करंट ईयर का प्रॉफिट 100 ऐड किया, और 100 ऐड करके कितना हुआ, 30,600 हुआ। सो दोनों का जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस अमाउंट इज व्हाट, 100 रुपीज़ का डिफरेंस है। यानी करंट ईयर का प्रॉफिट 100 हुआ होगा, पीएनएल का जो डिफरेंस है, वहां से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर पीएनएल ना दिया हो तो आप जनरल रिजर्व या और कोई फ्री रिजर्व जो आपको बैलेंस शीट में दिया हो, नाम पीएनएल भी हो सकता है, जनरल रिजर्व भी हो सकता है, बैलेंस शीट में और कोई भी रिजर्व के नाम से खाली रिजर्व वर्ड भी हो सकता है। सो जरूरी नहीं है कि पीएनएल वर्ड लिखा हो, कोई भी आप फ्री रिजर्व जो होता है वहां से अपने डिफरेंस लेके पीएनएल का प्रॉफिट ट्रांसफर कैश फ्लो स्टेटमेंट में करेंगे। तो यहाँ पे पीएनएल का डिफरेंस है 30,500 30,60, 100 का डिफरेंस आया, ये 100 का डिफरेंस आया, वहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो नेट प्रॉफिट एज फॉर पीएनएल अकाउंट, यहाँ पे अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे 100 से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आगे आप याद करो। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि एक बार पीएनएल का प्रॉफिट लिख दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो उसके बाद हमेशा स्टार्ट कहाँ से करना है, तो उसके बाद हमेशा हम एडजस्टमेंट से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये जो एडजस्टमेंट्स आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चन में 5 एडजस्टमेंट्स दिए थे, ये 5 एडजस्टमेंट्स को 1 बाय 1 पहले करेंगे। उसके बाद एक बार एडजस्टमेंट हो जाए, उसके बाद फिर बैलेंस शीट की एक एक इन्फॉर्मेशन को रीड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट 1 बाय 1 रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट बराबर समझिएगा। फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट है डिविडेंड 23,000 वॉज पेड, डिविडेंड 23,000 वॉज पेड। अब आप समझो डिविडेंड दो टाइप के होता है, एक होता है इंटरिम डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड वो होता है जो करंट ईयर में कंपनी करंट ईयर के प्रॉफिट में से करंट ईयर में पे करती है, दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। दूसरा होता है फाइनल डिविडेंड, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट हुआ था उसमें से करंट ईयर में प्रॉफिट में से कंपनी डिविडेंड पे करती है, दैट इज कॉल्ड फाइनल डिविडेंड। लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से अगर कंपनी डिविडेंड पे करती है, इट इज कॉल्ड फाइनल डिविडेंड। और करंट ईयर के प्रॉफिट में से अगर कंपनी डिविडेंड पे करती है, करंट ईयर के प्रॉफिट में से करंट ईयर में डिविडेंड पे करते हैं, तो उसको बोलेंगे इंटरिम डिविडेंड।
अब आप बैलेंस शीट के अंदर आप देखिए लायबिलिटी साइड, ये बैलेंस शीट अपने पास अवेलेबल है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आप देखो तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, पीएनएल बैलेंस है, बैंक लोन है, दैट्स इट। और क्रेडिटर्स और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, 5 कुछ इन्फॉर्मेशन है। ओके, इसके अंदर लायबिलिटी साइड में कहीं पे भी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग डिविडेंड तो दिख ही नहीं रहा है। अगर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग डिविडेंड होता तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग डिविडेंड करंट ईयर में पे किया होता तो उसको हम कंसिडर करेंगे फाइनल डिविडेंड। अगर प्रीवियस ईयर में डिविडेंड बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग शो हो रहा है, लायबिलिटीज के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज में अगर कोई डिविडेंड शो हो रहा है और उसको अगर आप करंट ईयर में पेमेंट करते हो तो उसको हम बोलेंगे फाइनल डिविडेंड, ठीक है। बट यहाँ पे बैलेंस शीट में तो लास्ट ईयर की कोई लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग है ही नहीं। लास्ट ईयर में आप बैलेंस शीट के अंदर आप देखो तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कोई डिविडेंड आउटस्टैंडिंग है ही नहीं, फिर भी आपने पे किया है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये डिविडेंड 23,000 जो पे किया है तो पहले तो इसका प्रोविजन क्रिएट किया होगा, बाद में पे किया होगा। वापस एक बार रिपीट करता हूँ, 23,000 का डिविडेंड पेमेंट हुआ है तो ऑब्वियसली ऐसे क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में हो तो उसका पेमेंट करते ना। तो ऐसे डिविडेंड अगर लायबिलिटी में हो तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा, लायबिलिटी है ही नहीं तो फिर पे करने की जरूरत क्या। तो बैलेंस शीट में तो डिविडेंड आपको लायबिलिटी में दिख नहीं रहा है, फिर भी आपने पे किया है। इसका मीनिंग ये हुआ कि करंट ईयर में प्रॉफिट में से डिविडेंड पे किया होगा, ठीक है। करंट ईयर में डिविडेंड का प्रोविजन किया होगा और करंट ईयर में ही डिविडेंड का पेमेंट भी किया होगा। करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड का प्रोविजन भी किया होगा और करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड का पेमेंट भी किया होगा। तो जब ये डिविडेंड का प्रोविजन किया होगा तो इसकी एंट्री करंट ईयर में पास की होगी, प्रीवियस ईयर में लायबिलिटी में है ही नहीं। प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी में डिविडेंड पेबल आउटस्टैंडिंग है ही नहीं, तो प्रोविजन भी करंट ईयर में पीएनएल में हुआ होगा और पेमेंट भी करंट ईयर के कैश में से हुआ होगा। तो इसकी 2 एंट्री ये लोग पास करेंगे। पहले प्रोविजन की एंट्री होगी पीएनएल टू डिविडेंड पेबल, एंट्री बराबर समझिएगा, एंट्री विल बी पीएनएल टू डिविडेंड पेबल एंड डिविडेंड पेबल टू कैश, पीएनएल टू डिविडेंड पेबल टू कैश। डायरेक्ट एंट्री करे तो क्या होगा, पीएनएल टू डिविडेंड पेबल टू कैश, ये डबल एंट्री हुआ। डायरेक्ट एंट्री करे तो क्या होगा, तो डायरेक्ट एंट्री होगी पीएनएल टू कैश। अब मैंने आपको बोला था कि एंट्री में अगर पीएनएल या कैश आता है, एंट्री में अगर वर्ड पीएनएल या कैश आता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट आएगी। अगर बैलेंस शीट में एंट्री के अंदर अकेला पीएनएल आता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही इफेक्ट होगी। और कैश फ्लो स्टेटमेंट एंट्री में कैश भी आता है तो कैश, अगर एंट्री में कैश आता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट आएगी। बट ये जो एंट्री हमने बोली इसके अंदर पीएनएल भी आ रहा है, कैश भी आ रहा है, तो बोलो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी इफेक्ट आएगी, 2 इफेक्ट आएगी। एंट्री पीएनएल टू कैश, एंट्री डबल एंट्री बोले तो क्या होगा, पीएनएल टू डिविडेंड पेबल टू कैश। डायरेक्ट एंट्री होगी तो क्या होगा, पीएनएल टू कैश, ठीक है। तो एंट्री में अगर पीएनएल या कैश वर्ड आता है, एंट्री में अगर वर्ड पीएनएल या कैश आता है तो पीएनएल या कैश वर्ड आता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में एंट्री आएगी। अगर एंट्री में अकेला पीएनएल है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक इफेक्ट। अगर एंट्री में अकेला कैश है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक इफेक्ट। बट अगर एंट्री में पीएनएल कैश दोनों वर्ड आते हैं तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एंट्री पीएनएल और कैश दोनों वर्ड आते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में डबल इफेक्ट आएगी। जैसे कल एक पॉइंट के अंदर ऐसा सिमिलर ट्रांजेक्शन था। तो इसकी एंट्री पास करेंगे पीएनएल टू कैश, 23,000 का आपने डिविडेंड पे किया। तो इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे शो करेंगे, तो एंट्री आपने क्या बोली, पीएनएल टू कैश, ठीक है। अब ये पीएनएल में डेबिट हुआ, डिविडेंड को पीएनएल में डेबिट किया। अब डेबिट किया तो ये प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा ऑब्वियसली। बट आप सोचो डिविडेंड पे करना है किसके ऊपर होता है, तो इक्विटी शेयर्स के ऊपर। ओके, इक्विटी शेयर के ऊपर डिविडेंड पे करते हैं। इक्विटी शेयर कौन सी एक्टिविटी है, इक्विटी शेयर इश्यू करना या रिडम्पशन करना, इक्विटी शेयर्स को बायबैक करना, ये कौन सी एक्टिविटी होती है। तो इक्विटी शेयर इश्यू करना ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इक्विटी शेयर इश्यू करना ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो उसके ऊपर डिविडेंड पे करना भी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हुआ। आपको एक्टिविटी रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं कि कौन सी एक्टिविटी का, ऐसा कोई लिस्ट बता दो कि सर कि 25 एक्टिविटी इन्वेस्टिंग में आएगी, ये 25 एक्टिविटी फाइनेंसिंग में आएगी, ये 25 एक्टिविटी ऑपरेटिंग में आएगी। ऐसा कोई लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। अपना लॉजिक अप्लाई करो कि अगर आप इक्विटी शेयर को फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंसिडर करते हो तो उसके डिविडेंड को भी क्या कंसिडर करेंगे, ऑब्वियसली फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब आप समझो कि इसको पीएनएल में डेबिट किया होगा, मीनिंग प्रॉफिट रिड्यूस किया होगा। अब प्रॉफिट रिड्यूस किया है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट किया, तो ये तो एक्चुअली तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो मेरे को कैश फ्लो स्टेटमेंट में यहाँ पे जो मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी शो करूंगा तो इसको मुझे लिखना कहाँ पड़ेगा, तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। मुझे इसको डिविडेंड को शो करना कहाँ पड़ेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। बट ये डेबिट कहाँ हुआ है, पीएनएल में डेबिट हुआ है, मीनिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहा है। तो अपने को 2 इफेक्ट देनी पड़ेगी। अगर ये पीएनएल में डेबिट हुआ है जो एक्चुअली फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है,
तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाने के लिए आपको पीएनएल की इफेक्ट पहले देनी पड़ेगी, यानी पीएनएल में जो हुआ था उसको रिवर्स करना पड़ेगा। पीएनएल में आपने क्या किया होगा, डेबिट किया होगा, तो वापस क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट मीनिंग क्या होगा, प्लस। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि पीएनएल में डेबिट किया था बिकॉज ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो बिकॉज ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाने के लिए वापस एक बार यहाँ पे पॉइंट नंबर सी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको दिखाने के लिए पहले ऑपरेटिंग से रिमूव करना पड़ेगा तो ही फाइनेंसिंग में आएगा, अदरवाइज तो डबल इफेक्ट हो जाएगी। तो ऑपरेटिंग से रिमूव करेंगे और फाइनेंसिंग में लाएंगे, ठीक है। तो पहले ऑपरेटिंग में रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, तो बोलो कि पीएनएल में क्या किया था, डेबिट किया था, डेबिट मीनिंग क्या किया था, माइनस किया था, तो अब क्या करो, क्रेडिट करो। क्रेडिट मीनिंग क्या करो, प्लस करो। तो पहला काम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर इसको प्लस कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 करके मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या था, तो डिविडेंड पेड, अमाउंट इज, चेक कर लेते हैं अमाउंट क्या था क्वेश्चन के अंदर। डिविडेंड पे किया था 23,000, तो डिविडेंड 23,000 जो पे किया था, तो यहाँ पे 23,000 यहाँ पे अमाउंट शो कर दे, 23,000 फर्स्ट कॉलम के अंदर 23,000 डिविडेंड पेड। और उसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ जाएगी, तो दूसरी इफेक्ट इसकी आएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इसको फर्स्ट नंबर का पॉइंट करके शो कर देंगे, डिविडेंड पेड। हमने क्या किया, तो हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाने के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिमूव किया और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो किया। अब ये इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, तो ऑब्वियसली ये आउटफ्लो है, तो इसको माइनस साइन से यहाँ पे शो करना पड़ेगा 23,000, बराबर, माइनस साइन से शो करेंगे। पीएनएल में ऐड किया, दो इफेक्ट होगी, पीएनएल में ऐड किया और दूसरी इफेक्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस किया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 2, फर्स्ट एडजस्टमेंट डन। Second adjustment, asset of another company purchased for consideration of 50,000 payable in shares and the following assets purchased, stock 20,000, machinery 25,000। क्या बोल रहे हैं आपको कि हमने कोई कंपनी का स्टॉक खरीदा, कोई कंपनी की असेट्स खरीदी, उसमें दो चीज़ खरीदी, स्टॉक खरीदा, मशीन खरीदी, और सामने हमने कैश पेमेंट नहीं किया। असेट खरीदी बट सामने हमने पेमेंट कैश में नहीं किया। हमने पेमेंट कैसे किया है, तो पेबल 50,000 रुपीज़ का पेमेंट किया है इन टर्म्स ऑफ शेयर्स, यानी हमने इक्विटी शेयर इशू किए, 50,000 की इक्विटी शेयर इशू की है और इसके सामने हमें मिला क्या, तो हमें मिला स्टॉक 20,000 का, मशीनरी मिली 25,000 की और सामने इक्विटी शेयर 50,000 की इशू की है। 45,000 की असेट खरीदी, 50,000 के शेयर इशू किए, 5,000 आपने ज़्यादा पे किया। तो 5,000 जो आप ज़्यादा पे कर रहे हो, ज़्यादा जो आप पे कर रहे हो सामने वाली कंपनी की गुडविल के फॉर्म में आप पे करोगे ऑब्वियसली। तो फाइनली ये ट्रांजेक्शन की एंट्री अगर करूँ, ट्रांजेक्शन नंबर 2 की अगर इसकी एंट्री पास करूँ तो एंट्री ऐसी होगी, स्टॉक डेबिट 20,000, मशीनरी डेबिट 25,000, गुडविल डेबिट 5,000 टू इक्विटी शेयर क्रेडिट 50,000, ठीक है। वापस एक बार, स्टॉक डेबिट, मशीनरी डेबिट, गुडविल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इक्विटी शेयर का डिफरेंस देखो, तो इक्विटी शेयर में यहाँ पे पहले 2 लाख का बैलेंस था लास्ट ईयर और इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है 2,50,000। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे जो 50,000 का डिफरेंस आया, तो एग्जैक्टली ये 50,000 का ही डिफरेंस है। बोलो अब ये 50,000 क्यों डिफरेंस आया होगा, तो आपको समझ आया एडजस्टमेंट नंबर 2 की वजह से, कि एडजस्टमेंट नंबर 2 में आपको ये बोला कि 50,000 के शेयर इशू किए, तो 50,000 के शेयर इशू किए, तो इसकी वजह से 50,000 के शेयर जो असेट खरीदी इसकी वजह से इशू रेज हो रहा है। मीनिंग देयर बाय ये जो 50,000 का इक्विटी शेयर में जो डिफरेंस आया, ये कैश एक्टिविटी नहीं है, इसमें कोई कैश इनफ्लो भी नहीं हुआ और आउटफ्लो भी नहीं हुआ, इसमें तो असेट आई है और इक्विटी शेयर गए हैं। तो ये इक्विटी शेयर जो है 50,000 इंक्रीज तो हो रहे हैं बट ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, बिकॉज ये 50,000 बड़ा तो है बट इसमें ना तो कैश इनफ्लो हुआ है ना तो आउटफ्लो हुआ है। क्यों, तो बिकॉज कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ, बिकॉज असेट आई है, सामने इक्विटी शेयर गए हैं, तो ना कैश आया ना गया। तो ये इक्विटी शेयर का अकाउंट आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया कि एग्जैक्ट 50,000 का डिफरेंस है और वो क्यों है, तो बिकॉज वो असेट खरीदने की वजह से। अगर आपको ये पता नहीं चलता कि 50,000 का डिफरेंस क्यों आया, तो फिर इसका अकाउंट बनाते। अकाउंट कैसे बनाने का, सबके लिए अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि ये 50,000 का डिफरेंस है बिकॉज वो एडजस्टमेंट नंबर ये इसकी वजह से है, तो इसका अकाउंट आपको बनाने की जरूरत नहीं। आप लॉजिकली समझ के इसको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट अगर ये डिफरेंस 50,000 का आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट देखने से आपको पता नहीं चल रहा है कि डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, तो फिर इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इक्विटी शेयर का अकाउंट नहीं बनाएंगे, जब हम बैलेंस शीट एक एक करके चेक करेंगे तो हम इक्विटी शेयर अकाउंट नहीं बनाएंगे। बट एट प्रेजेंट मशीनरी खरीदी और स्टॉक खरीदा, तो मशीनरी अकाउंट में यहाँ पे 150 का ओपनिंग है। मशीनरी अकाउंट में देखो, अब लॉजिक समझो, मशीनरी का ओपनिंग है 150 और क्लोजिंग है 169, यानी मशीनरी 19,000 से इंक्रीज हो रही है। जबकि एडजस्टमेंट आपको क्या बोल रहा है, तो एडजस्टमेंट आपको बोल रहा है कि मशीनरी कितने की खरीदी थी, 25 की खरीदी थी।
मशीन खरीदा था 25 का, और लास्ट में एक यहाँ पे ये भी एडजस्टमेंट है कि फर्दर मशीनरी 8,000 की खरीदी, 2 बार मशीन खरीदा है 25 और 8 का, और यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन और मशीन भी दे दिया 12,000 का। ठीक है, तो 25,000 की मशीन खरीदी, 8,000 की मशीन खरीदी, 12,000 का डेप्री है। ठीक है, और मशीनरी अकाउंट में डिफरेंस खाली 19,000 का आ रहा है। 25 का 150 का ओपनिंग है, 169 का क्लोजिंग है। तो मशीनरी अकाउंट में अगर आप डिफरेंस निकालें तो मशीनरी अकाउंट का डिफरेंस है 19,000, और मशीनरी तो हमने 19,000 से ज़्यादा खरीदी है, 25 और 8 32,000 की मशीन खरीदी है। तो ये 19,000 का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस और एडजस्टमेंट के साथ मैच नहीं हो रहा है। जैसे इक्विटी शेयर 50-50 मैच हो गया, वैसे यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो मशीनरी अकाउंट बना देंगे। ओके, साथ में स्टॉक में देखो तो स्टॉक का ओपनिंग है 1 लाख और क्लोजिंग है 74,000। तो स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली 26,000 का डिफरेंस है। जबकि हमने स्टॉक कितना खरीदा था, तो हमने स्टॉक खरीदा था 20,000 का, और स्टॉक अकाउंट का जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली 26,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो 26,000 का स्टॉक का बैलेंस शीट में डिफरेंस है, और एडजस्टमेंट में बोला कि 20,000 का ही स्टॉक खरीदा था। तो अगेन ये मैच नहीं हो रहा है, एंड मैच नहीं हो रहा है तो इसका भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो चीज़ मैच नहीं हो रही इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको समझ आ रहा है अकाउंट कब बनाएंगे कब नहीं बनाएंगे। जैसे इक्विटी शेयर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली मैच हो गया एडजस्टमेंट से, बट ये स्टॉक और मशीन मैच नहीं हो रहा है, बैलेंस शीट का डिफरेंस और एडजस्टमेंट का जो वैल्यू है उसको मैच नहीं कर रहा है, तो फिर ये स्टॉक और मशीनरी अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट काम ये करते हैं कि बैलेंस शीट जो अपने ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया था उसके साथ साथ उसके रिलेटेड अकाउंट्स भी साथ साथ बनाते जाते हैं। तो इसमें 2 अकाउंट पहले बना देते हैं। एक अपना मशीनरी अकाउंट, फर्स्ट अकाउंट एक बना देते हैं मशीनरी अकाउंट, और दूसरा अकाउंट स्टॉक का अकाउंट बना देते हैं। बराबर, जैसे जैसे अकाउंट्स बनाते मिलेंगे, जब जब पता चलेगा आपकी आपको ये अकाउंट नहीं ज़रूरत है, वैसे वैसे अकाउंट बनाते जाएंगे। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको पहले से पता चल जाए कि इतने इतने अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी और इतने अकाउंट पहले से हमने ड्रॉ करके रख दिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दिया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की फॉर्मेट के साथ साथ ही सारे के सारे अकाउंट बना दिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा रट्टा नहीं मार सकते या एडजस्टमेंट पढ़ के पहले से सारे अकाउंट बना दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे अकाउंट बनाने पड़ेंगे अदरवाइज। तो लॉजिकली समझ के जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे हम अकाउंट बनाएंगे। मैं खाली कैश फ्लो स्टेटमेंट ड्रॉ करके रख रहा हूँ, मैं अकाउंट पहले से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ कि ये मशीन अकाउंट बनाएंगे ये अकाउंट बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे हमें पता चले कि ये अकाउंट की जरूरत है, वैसे वैसे अकाउंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये पहला अकाउंट इसको नाम देते थे मशीनरी अकाउंट, और सेकेंड अकाउंट ये जो बनाया था इसका नाम स्टॉक अकाउंट। ओके, मशीनरी अकाउंट साथ साथ अकाउंटिंग करते जाते हैं, जैसे जैसे एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे हम अकाउंटिंग भी करते जाएंगे। मशीनरी यहाँ पे बोला था कि मशीन कितने का खरीदा था, 25,000 का मशीन खरीदा था इक्विटी शेयर इश्यू करके। ओके, मशीनरी अकाउंट का बैलेंस आप देखो, बैलेंस शीट में ओपनिंग है 150, क्लोजिंग है 169, और लायबिलिटी साइड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम का कोई अकाउंट नहीं है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, कल मैंने समझाया था, वापस एक बार रिपीट करता हूँ। प्रोविजन लायबिलिटी साइड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम का कोई अकाउंट नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है ये WDV वैल्यू से है। WDV वैल्यू का मीनिंग क्या है, बुक वैल्यू। WDV मीनिंग क्या, बुक वैल्यू। मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस है वो WDV वैल्यू से है, कॉस्ट पे नहीं है। ये मशीनरी कॉस्ट पे शो नहीं की है, ये बुक वैल्यू पे शो की है। मीनिंग आफ्टर डिप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है 150 एंड 169 बराबर। अगर लायबिलिटी साइड अगर आपको प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नाम का कोई अकाउंट दिखे तो समझना कि मशीनरी अकाउंट जो है वो फिक्स असेट कॉस्ट पे है और डिप्रिसिएशन अलग दिखाया है। अगर बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेप्री नाम का लायबिलिटी साइड अकाउंट नहीं है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि असेट WDV बुक वैल्यू पे है, और अगर बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेप्री अकाउंट दिखे लायबिलिटी साइड बराबर तो इसका मीनिंग ये हुआ कि असेट को कॉस्ट पे दिखाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट आपका प्रोविजन फॉर डेप्री का फाउंडेशन का कंसेप्ट है। इसके बाद मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग 150 एंड 169 अकाउंट जो अपने बनाया था अकाउंट के अंदर इसको शो कर लेते हैं। डेबिट साइड इसका ओपनिंग बैलेंस 2, बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीनरी का 1,50,000, और मशीनरी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस भी शो कर लेते हैं बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 1,69,000 जो आपको बैलेंस दिया है।
इसके बाद स्टॉक का बैलेंस भी क्वेश्चन में है, उसको भी लिख लेते हैं। स्टॉक का बैलेंस है 1 लाख रुपीज़, ओपनिंग है 1 लाख रुपीज़ और क्लोजिंग है 74,000। तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का भी शो कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टॉक का ओपनिंग कितना था, तो स्टॉक का ओपनिंग है 1 लाख और क्लोजिंग 74,000। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपये और क्रेडिट साइड बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन। तो स्टॉक अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमने शो कर दिया। बैलेंस स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस 74,000। ओके, इसके बाद वापस एक बार एडजस्ट नंबर 2 में एंट्री क्या थी? एंट्री हुआ स्टॉक डेबिट 20,000, मशीनरी डेबिट 25,000, गुडविल डेबिट 5,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। बराबर, ये जो एंट्री हमने बोली स्टॉक डेबिट, मशीन डेबिट, गुडविल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये पूरी एंट्री में कहीं पे भी कैश वर्ड या पीएनएल अकाउंट वर्ड आया नहीं है। ठीक है, तो एंट्री में कहीं कैश या पीएनएल वर्ड ना आए तो मैंने आपको बोला था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट नहीं आएगी। तो ये जो एडजस्टमेंट है इसको हमने कहाँ पे शो कर दिया? तो उसको कैश अकाउंट के अंदर और मशीन अकाउंट के अंदर शो कर देंगे, स्टॉक अकाउंट के अंदर शो कर देंगे, गुडविल को बैलेंस शीट में शो कर देंगे, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसकी इफेक्ट नहीं आएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, अकाउंट के अंदर नीचे जो एक्स्ट्रा अपने वर्किंग नोट के फॉर्म में अकाउंट्स बनाए, मशीन अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, इसके अंदर इसकी इफेक्ट आएगी, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसकी कोई इफेक्ट नहीं होगी। बिकॉज ये जो ट्रांजेक्शन है ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन हुआ, असेट साइड इक्विटी शेयर इशू है, तो ना कैश इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट नहीं आएगी। बट इसको अकाउंट के अंदर खाली एडजस्टमेंट्स जो हुआ था उसको अकाउंट में शो कर देंगे। स्टॉक 20,000 का, मशीन 25 का, तो स्टॉक 20,000 का पहले स्टॉक अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टॉक अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, सामने हमने इश्यू क्या किया था, इक्विटी शेयर कैपिटल, सो यहाँ पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 का स्टॉक खरीदा था, तो 20,000 स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मशीन कितना खरीदा था? 25,000 का मशीन था, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 25,000। ओके, मशीनरी डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तीसरी एंट्री कहाँ जाएगी? गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है, तो वो एंट्री ऑलरेडी आपको करके दे दी है। स्टॉक डेबिट, मशीन डेबिट, गुडविल डेबिट टू इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्रेडिट हो चुका है, आपने देखा बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर 50,000 से बढ़ चुका है, गुडविल 5,000 बैलेंस शीट में आ चुका है, और मशीनरी अकाउंट और स्टॉक अकाउंट में इफेक्ट जो बाकी थी, बाकी क्लोजिंग में तो आ ही गया होगा, बट अपने अकाउंट के अंदर इफेक्ट हमने दे दी। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसकी इफेक्ट नहीं आएगी, बिकॉज एंट्री में कहीं कैश अकाउंट या पीएनएल अकाउंट वर्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे एडजस्टमेंट नंबर 3 देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 बोला है मशीनरी फर्दर परचेज, थर्ड एडजस्टमेंट, मशीनरी फर्दर परचेज फॉर ₹8,000, 8,000 का एक और मशीन खरीदा, तो 8,000 का मशीन खरीदा, तो मशीनरी परचेज की एंट्री क्या होगी? मशीनरी टू कैश, तो मशीनरी अकाउंट में यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 8,000 का और मशीन खरीदा था, तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट से रहेगा मशीनरी टू कैश। अब एंट्री जो आपने बोली मशीनरी टू कैश, तो ये एंट्री में कैश अकाउंट आया और पीएनएल नहीं आया, खाली कैश अकाउंट आया, तो बोलो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी इफेक्ट आएगी? एक इफेक्ट की दो इफेक्ट? एक इफेक्ट। ओके, क्यों आएगा? बिकॉज कैश आउटफ्लो हो रहा है। ओके, मशीन खरीदा, कौन सी एक्टिविटी हुआ? इन्वेस्टिंग की, फाइनेंसिंग की, ऑपरेटिंग, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मशीन खरीदा तो इट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर इसको शो करेंगे। फर्स्ट नंबर का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फर्स्ट पॉइंट अभी आ रहा है, दैट इज परचेज ऑफ मशीनरी। यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी, पर्टिकुलर्स के अंदर परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ ₹8,000, और ये मशीन परचेज किया तो आउटफ्लो होगा, इसको माइनस साइन से शो करना पड़ेगा बिकॉज ये आउटफ्लो था। ठीक है, तो 8,000 का मशीन खरीदा, एंट्री हो गई, एक अकाउंट में डेबिट किया, और कैश अकाउंट आउटफ्लो था तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो शो कर दिया। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी रिटर्न ऑफ ₹12,000, फोर्थ एडजस्टमेंट, मशीनरी के ऊपर डेप्री 12,000 राइट ऑफ किया था। अब डेप्री की एंट्री बोलो तो डेप्री की एंट्री क्या होगी? तो डेप्री की डबल एंट्री करे तो डेप्री टू मशीन होगा, बराबर, और पीएनएल टू डेप्री होगा, दो एंट्री होगी, डेप्री टू मशीन, पीएनएल टू डेप्री। अब ये एंट्री में से अगर आप मशीन को निकाल दो तो डायरेक्ट एंट्री क्या होगी? पीएनएल टू मशीन होगा, एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट को, ये वर्ड को, मशीन नहीं, डेप्रिसिएशन वर्ड को निकाल दो, डेप्री टू मशीन एंड डेप्री टू मशीन एंड पीएनएल टू डेप्री, तो डेप्री अकाउंट को कट कर दो, तो डायरेक्ट एंट्री बोलो तो क्या होगा? पीएनएल टू मशीन, एंट्री क्या होगी? पीएनएल टू मशीन। तो इसकी एक इफेक्ट जो आपने मशीन अकाउंट बनाया था
12,000 रुपीज़ डिप्रिसिएशन की इफेक्ट मशीन अकाउंट बनाया था, डायरेक्ट एंट्री वापस मैं बोल रहा हूँ, एंट्री क्या हुई, पीएनएल टू मशीन, डायरेक्ट एंट्री, डेप्री वर्ड निकाल दो तो डायरेक्ट एंट्री पीएनएल टू मशीन। तो मशीन अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा बाय पीएनएल, बाय पीएनएल की जगह मैं वर्ड यूज करता हूँ डेप्रिसिएशन, समझने के लिए डेप्री लिखते हैं, बराबर, समझने के लिए लिखेंगे डेप्रिसिएशन, बट आपको समझना ये डेप्री नहीं, मीनिंग ये क्या है, डेप्रिसिएशन मीनिंग ये पीएनएल में ट्रांसफर हुआ था, आपको समझना ये है। तो 12,000 रुपीज़ अमाउंट एक बार वापस चेक कर ले, 12,000, यस 12,000 का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया था, एंट्री पीएनएल टू मशीन, तो मशीन अकाउंट में क्रेडिट तो कर दिया। अब एंट्री में पीएनएल अकाउंट डेबिट हुआ, आपने जो एंट्री बोली इसमें पीएनएल अकाउंट डेबिट हुआ, अगर पीएनएल अकाउंट डेबिट हुआ है तो इसकी दूसरी इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी जाएगी। एंट्री में अगर पीएनएल या वर्ड कैश वर्ड आता है, पीएनएल या कैश वर्ड आता है तो उसकी दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में, अरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी आएगी। अब ये डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट में आपने डेबिट किया होगा, अब डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट किया तो प्रॉफिट कम हुआ होगा, बट डेप्रिसिएशन में कोई कैश आउटफ्लो होता ही नहीं है, बट स्टिल आपने उसको पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया और इसकी कोई कैश आउटफ्लो या इनफ्लो कोई इफेक्ट ही नहीं होती, तो इसको नलिफाइड करना पड़ेगा। पीएनएल अकाउंट में डेबिट करके बैठे हो बट जिससे कैश इनफ्लो भी नहीं हो रहा है, आउटफ्लो भी नहीं हो रहा है, तो नॉन कैश एक्टिविटी हो गया, बट पीएनएल में डेबिट कर दिया था आपने, तो इसको नलिफाई करने के लिए पीएनएल में डेबिट किया था, अब क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, क्रेडिट मीनिंग क्या होता है, प्लस, तो पीएनएल अकाउंट में आपको प्लस करना पड़ेगा। तो पीएनएल अकाउंट का बैलेंस हमने कहाँ लिखा था, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा था पीएनएल अकाउंट का ओपनिंग, तो इसके अंदर प्लस करना पड़ेगा, प्लस मीनिंग नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का जो हेड है उसमें जाके यहाँ पे डेप्रिसिएशन का जो पॉइंट था 12,000 रुपीज़, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 12,000 रुपीज़, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डेप्रिसिएशन का पॉइंट हो गया। इसके बाद आगे क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, तो मशीनरी हो डेप्रिसिएशन हो गया। इसके बाद आपको आगे बोला है कि इनकम टैक्स टू बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर इज 33,000, इनकम टैक्स 33,000 का प्रोवाइड किया था। अभी मशीन अकाउंट मैंने क्लोज नहीं किया, एक और एडजस्टमेंट मशीनरी का बाकी है और उसको बाद में क्लोज करेंगे, बट बिफोर दैट फोर्थ नंबर का एडजस्टमेंट हो गया। अब फिफ्थ नंबर, इनकम टैक्स टू बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 33,000, ये जो वर्ड है प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइडेड का मीनिंग ये होता है प्रोविजन किया था, प्रोविजन किया था करंट ईयर का 33,000। अब आप बैलेंस शीट के अंदर आप देखो तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की अमाउंट आपको दे दी है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 30,000 प्रीवियस ईयर का फिगर है और 35,000 करंट ईयर का फिगर है। प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रोविजन आउटस्टैंडिंग कितना है 30,000 और करंट ईयर का क्लोजिंग कितना है 35,000, और आपको एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन कितना हुआ था 33,000। अब ये 33,000 जो फिगर है वो कहीं पे यहाँ पे आप देखो मैच ही नहीं हो रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की जो फिगर है वो है 30,000 एंड 35,000 और एडजस्टमेंट में आपको 33,000 बोला है, तो ये तो कहीं पे मैच ही नहीं हो रहा है। अब मैच नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, तो अकाउंट बना देंगे, तो अकाउंट बनाना पड़ेगा इसके लिए, तो अकाउंट बना के इसको कैलकुलेशन समझेंगे कि इसमें हुआ क्या था। हमें नहीं पता चल रहा है कि ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस ले तो ये बैलेंस जो 33,000 अमाउंट है वो मैच नहीं हो रही है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बना के देखना पड़ेगा कि क्या चेंज आया था। तो अकाउंट बना के पता चल जाएगा कि क्या चेंज था, तो उसके लिए अकाउंट बना देते हैं टैक्स प्रोविजन अकाउंट। यहाँ पे एक और अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं, टैक्स प्रोविजन अकाउंट। ठीक है, अकाउंट का हेडिंग टैक्स प्रोविजन अकाउंट। टैक्स प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सबसे पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आपको दे दिया है, वो चेक कर लेते कितना था। तो टैक्स प्रोविजन का ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग था 30,000, क्लोजिंग था 35,000, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग पहले मेंशन कर लेते हैं। टैक्स प्रोविजन का ओपनिंग जो होता है वो लायबिलिटी, टैक्स प्रोविजन बेसिकली लायबिलिटी है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा ओपनिंग 30,000 और क्लोजिंग बैलेंस जो आपको जो दिया है 35,000, यहाँ पे डेबिट साइड आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 35,000, ओपनिंग और क्लोजिंग टैक्स का लिख दिया। ठीक है, अब एडजस्टमेंट वापस एक बार रीड करें तो एडजस्टमेंट में आपको ये बोला था कि करंट ईयर का टैक्स प्रोविजन कितना हुआ था, फिफ्थ नंबर का एडजस्टमेंट, कि करंट ईयर में 33,000 का टैक्स प्रोविजन किया था। अब आप एंट्री बोलो तो टैक्स प्रोविजन की एंट्री क्या होगी, तो टैक्स प्रोविजन की एंट्री होती है पीएनएल टू टैक्स प्रोविजन, एंट्री क्या होती है पीएनएल टू टैक्स प्रोविजन। तो एंट्री को पोस्टिंग करूँ यहाँ पे तो टैक्स प्रोविजन अकाउंट में क्रेडिट से रहेगा बाय पीएनएल अकाउंट, बाय पीएनएल अकाउंट कितना 33,000, पीएनएल टू टैक्स प्रोविजन 33,000 बराबर टैक्स प्रोविजन किया था। ओके, एंट्री में पीएनएल अकाउंट वर्ड आया तो इसकी इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी आएगी। अब टैक्स प्रोविजन जो करना है वो टैक्स प्रोविजन ये डेप्रिसिएशन जैसा हुआ, नॉन कैश एक्टिविटी। टैक्स प्रोविजन खाली करो तो इसमें प्रोविजन करने से कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता,
टैक्स जब पे करते हो तो इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, बट खाली प्रोविजन क्रिएट करने से कोई इनफ्लो या आउटफ्लो क्रिएट नहीं होता। इट्स लाइक डेप्रिसिएशन ओनली, नॉन कैश एक्टिविटी। पीएनएल में डेबिट किया होगा, एंट्री की पीएनएल टू टैक्स प्रोविजन, एंट्री पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया था, तो पीएनएल में डेबिट किया तो इसको नलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट मीनिंग क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर थर्ड नंबर का पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं, टैक्स प्रोविजन जो करंट ईयर में पीएनएल में डेबिट हुआ था, टैक्स प्रोविजन अमाउंट करंट ईयर का कितना था, 33,000। ओपनिंग क्लोजिंग को यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, ओपनिंग क्लोजिंग अकाउंट के अंदर रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे जो करंट ईयर का नया टू टैक्स प्रोविजन हुआ था वो 33,000 को यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। ये टैक्स प्रोविजन हो गया। आफ्टर दैट टैक्स प्रोविजन की इफेक्ट करने के बाद अकाउंट बाद में क्लोज करेंगे। इसके बाद बोला है कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 200 वाज रिटर्न ऑफ टू जनरल रिजर्व। मशीनरी सेल की थी और मशीनरी सेल करके 200 रुपये का लॉस हुआ था, मशीनरी को सेल करके 200 रुपये का लॉस हुआ था, तो मशीनरी सेल करके 200 रुपये का लॉस हुआ। अब ये मशीन सेल किया होगा तो एंट्री लॉस के साथ एक अज्यूम करें, समझो फॉर एग्जांपल कि 1000 रुपये का मशीन था, अज्यूम करते हैं, फिगर मुझे नहीं पता फिगर कितने हैं, फिगर ढूंढनी पड़ेगी। समझो कि 1000 रुपये का मशीन था और इसको 200 रुपये लॉस से सेल कर दिया, तो इसका मीनिंग 800 रुपये इसकी सेल वैल्यू होगी। 1000 का मशीन अगर मैं 200 रुपये, 1000 रुपये मैंने अज्यूम किया है, 1000 रुपये का मशीन अगर मैं 200 रुपये लॉस से सेल करूँ तो 800 रुपये मुझे सेल करने से 800 रुपये मुझे मिलेगा। तो इसकी एंट्री कैसी होगी, एंट्री होगी कैश डेबिट 800, लॉस पीएनएल में डेबिट होता है नॉर्मली, इस क्वेश्चन में नहीं किया है बट नॉर्मली एंट्री ऐसी होगी, कैश डेबिट 800, पीएनएल डेबिट 200 टू मशीन अकाउंट क्रेडिट 1000। कैश डेबिट 800, कैश डेबिट 800, पीएनएल डेबिट 200 टू मशीन अकाउंट क्रेडिट 1000। अब मेरे पास मशीन की बुक वैल्यू नहीं है 1000 रुपये, मीनिंग जो अज्यूम किया वो फिगर नहीं है, कितने में सेल के 800 रुपये ये भी नहीं है, खाली आपके पास इन्फॉर्मेशन कौन सी है, 200 रुपये का लॉस हुआ था। अब ये लॉस की फिगर पीएनएल में डेबिट करने की जगह इन लोगों ने डेबिट कहाँ पे किया, तो इन लोगों ने डेबिट किया जनरल रिजर्व में। तो जनरल रिजर्व में डेबिट किया तो एंट्री ऐसी की होगी, बैंक डेबिट सर्टेन अमाउंट, पता नहीं अमाउंट कितनी है, बैंक की अमाउंट पता नहीं है, बैंक डेबिट कुछ किया होगा। पीएनएल डेबिट करने की जगह डेबिट क्या किया था, जनरल रिजर्व डेबिट किया था 200 रुपये, और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया होगा जो उसकी बुक वैल्यू होगी वो अमाउंट से। अब हमें ये नहीं पता कि इसको कितने में सेल किया था, उसकी सेल वैल्यू क्या थी ये नहीं पता, हमें इतना पता है कि उसको सेल कितने में किया था, 200 रुपये लॉस से सेल किया था कि ओके, सेल वैल्यू कितनी थी ये भी पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे इसकी एंट्री में यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ, मुझे ये नहीं पता कि मशीन कितने में बेचा था, बट ये पता है कि इसको जो लॉस हुआ था इसको मैंने जनरल रिजर्व में राइट ऑफ किया था। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख ले, जनरल रिजर्व का बैलेंस है ना, बैलेंस शीट के अंदर आपको जनरल रिजर्व का बैलेंस भी आपको दिया है, यहाँ पे देखो, तो बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व का बैलेंस है ना, ये 50,000 एंड 60,000। जनरल रिजर्व का बैलेंस कितना है, 50,000 एंड 60,000, एंड जनरल रिजर्व का बैलेंस 10,000 से इंक्रीज हो रहा है। अब जनरल रिजर्व में नॉर्मली पैसा आता कहाँ से है, जनरल रिजर्व के अंदर रिजर्व का जो बैलेंस है वो बढ़ता कहाँ से है, तो ऑब्वियसली जनरल रिजर्व का बैलेंस जो होता है पीएनएल में से क्रिएट होता है, पीएनएल टू जनरल रिजर्व करके जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रिएट होता है। तो ये जनरल रिजर्व जो 10,000 से इंक्रीज हो रहा है, हमने 200 रुपये का लॉस जनरल रिजर्व में राइट ऑफ किया था, और जनरल रिजर्व का डिफरेंस वो 10,000 का आ रहा है, 200 रुपये नहीं आ रहा है। तो इसका मीनिंग हमें पता नहीं चल रहा है कि जनरल रिजर्व में जो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है वो किस रीजन की वजह से आ रहा है। हमें तो इतना ही पता है कि 200 रुपये का लॉस जनरल रिजर्व में राइट ऑफ किया था, बट वो 200 रुपये राइट ऑफ किया था तो जनरल रिजर्व का डिफरेंस 200 रुपये होना चाहिए था, उसकी जगह ये 10,000 का डिफरेंस शो कर रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जनरल रिजर्व में और भी एडजस्टमेंट हुए होंगे, हमें पता नहीं है। तो यहाँ से हमें ये एक और चीज़ पता चली कि जनरल रिजर्व का डिफरेंस आपको मैच नहीं हो रहा है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो एक और अकाउंट यहाँ पे साथ साथ बना देते हैं, दैट इज जनरल रिजर्व। इसका ओपनिंग क्लोजिंग जो बैलेंस है ये मैच नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से एक और अकाउंट हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, दैट इज जनरल रिजर्व अकाउंट हमें एक और बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और अकाउंट बना देते, दैट इज जनरल रिजर्व अकाउंट। ओके, यहाँ पे एक और अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पे लिख लेते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस जनरल रिजर्व का था 50,000, इसका ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 रुपीज़, और क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया था 60,000, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस भी लिख देते हैं, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन 60,000। ओके, अब यहाँ पे बाजू में इसलिए बनाया कि मशीनरी से कनेक्टेड है तो आपको एग्जैक्टली कनेक्शन पता चले। ओके, मशीनरी अकाउंट में 200 रुपये का लॉस हुआ था जो आपने जनरल रिजर्व में डेबिट किया था। अब इसकी एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, या बैंक अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में दो एंट्री आनी चाहिए, बैंक डेबिट, और एंट्री क्या थी, बैंक डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट टू मशीन क्रेडिट। तो मशीन में क्रेडिट साइड क्या आना चाहिए, बाय बैंक आना चाहिए, बाय बैंक आना चाहिए यहाँ पे।
ओके दूसरा क्या आना चाहिए, बाय जनरल रिजर्व लॉस पीएनएल में राइट ऑफ करना चाहिए था, बट पीएनएल में राइट ऑफ करने की जगह इन लोगों ने राइट ऑफ कहाँ पे किया है, जनरल रिजर्व में राइट ऑफ किया है। तो बैंक की जो फिगर है ये हमें पता नहीं है कि कितने में सेल किया था, बट लॉस कितना हुआ था ये पता है कि 200 रुपये का लॉस हुआ था, तो 200 रुपये का लॉस यहाँ पे शो कर दिया। और ये लॉस की दूसरी इफेक्ट जनरल रिजर्व अकाउंट में डेबिट साइड भी जाएगी। जनरल रिजर्व में डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट। जो जनरल रिजर्व अकाउंट के अंदर इसको क्या शो करेंगे, मशीनरी अकाउंट 200 रुपीज़, ठीक है। तो ये जनरल रिजर्व में मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया 200 से, ओके। अब मशीन कितने में सेल किया था ये पता नहीं है, ठीक है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो बाकी है वो हम अकाउंट जब क्लोज करेंगे तो एक एक करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। बट नॉर्मली अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन करके ना दिया हो कि लॉस को जनरल रिजर्व में डेबिट किया था, राइट ऑफ किया था, तो आपको तो यही समझने का कि लॉस को पीएनएल में राइट ऑफ किया था, ओके। अगर ये लॉस को पीएनएल में राइट ऑफ किया होता तो क्या होता, तो इसकी एंट्री ऐसी होती, बैंक डेबिट पीएनएल डेबिट टू मशीन। एंट्री क्या होती, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट पीएनएल डेबिट टू मशीन, ठीक है। तो इसकी इफेक्ट अगर कैश अकाउंट डेबिट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीन क्रेडिट होता तो एंट्री में कैश भी आता पीएनएल भी आता, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो इफेक्ट होती। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी इफेक्ट होती, दो इफेक्ट होती अगर ये लॉस को पीएनएल में राइट ऑफ किया होता तो। बट एट प्रेजेंट इसको जनरल रिजर्व में राइट ऑफ किया है, तो इसकी इफेक्ट कैश अकाउंट डेबिट होगा, जनरल रिजर्व डेबिट होगा तो मशीन क्रेडिट होगा। तो एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो पीएनएल नहीं आ रहा है, बट कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो अब जब आप स्टेटमेंट ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसकी एक इफेक्ट शो करेंगे। अगर पीएनएल में राइट ऑफ किया होता तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में डबल इफेक्ट आती, पीएनएल में प्लस करते और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो शो करते। एट प्रेजेंट खाली मशीन सेल किया है बट अमाउंट पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे खाली इसका हेडिंग लिख के रखता हूँ, इन्वेस्ट मशीन सेल किया तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, तो इसको यहाँ पे शो कर देंगे सेल ऑफ मशीनरी। यहाँ पे इसका हेडिंग आएगा सेल ऑफ मशीनरी। अमाउंट पता नहीं है तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क करके रखते हैं कि ये अमाउंट पता नहीं है। जब भी अमाउंट मिलेगी यहाँ पे हम अमाउंट राइट डाउन कर देंगे, ठीक है। तो मशीनरी सेल करके कितने पैसे मिले ये पता नहीं है। हमारे पास दो जगह पे मिसिंग फिगर है, कहाँ पे, तो मशीनरी अकाउंट के अंदर। मशीनरी अकाउंट जो है उसके अंदर यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड एक मिसिंग रखा था। मशीनरी अकाउंट जो बनाया था इसमें यहाँ पे कैश या बैंक अकाउंट में एक यहाँ पे मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, और दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें मशीन बेच के कितने पैसे मिले ये नहीं पता, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में मिसिंग इन्फॉर्मेशन है। 200 रुपये का लॉस अगर पीएनएल में राइट ऑफ किया होता, अगर पीएनएल में राइट ऑफ किया होता तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जहाँ पे हम डेप्रिसिएशन शो करते हैं वहाँ पे अगर वो लॉस को पीएनएल में राइट ऑफ करते तो यहाँ पे इसको एड बैक करना पड़ता, पीएनएल में इसको एड बैक करना पड़ता, बिकॉज पीएनएल में डेबिट करते तो ये नॉन कैश एक्टिविटी हो जाता तो पीएनएल में एड बैक करना पड़ता। बट एट प्रेजेंट हमने पीएनएल में राइट ऑफ नहीं किया, जनरल रिजर्व में राइट ऑफ किया है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा बट जनरल रिजर्व अकाउंट में उसको रिकॉर्ड कर दिया। ओके, जनरल रिजर्व अकाउंट क्यों बनाया था वो बोलो। तो जनरल रिजर्व का ओपनिंग और क्लोजिंग का जो डिफरेंस है वो 10,000 आ रहा है, और हमारे पास तो इतनी इन्फॉर्मेशन है कि जनरल रिजर्व में 200 रुपये का लॉस राइट ऑफ किया था, तो जनरल रिजर्व का डिफरेंस ओपनिंग और क्लोजिंग 200 आना चाहिए बट वो तो 10,000 आ रहा है, तो हमें मैच नहीं हो रहा है कि जनरल रिजर्व का डिफरेंस 10,000 क्यों हुआ। तो इसके लिए जनरल रिजर्व अकाउंट बना दिया। तो जहां जहां आपको पता ना चले कि ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस क्यों आ रहा है तो उसके लिए अकाउंट बना देना पड़ेगा। ये हो गया। अब बाकी के एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट्स हमने कर दिए। एडजस्टमेंट्स के सारे जो पॉइंट्स है वो एक एक करके हमने कर दिए। अब अकाउंट जो है वो अकाउंट्स में सारे अकाउंट अभी क्लोज करने बाकी है। मैंने अकाउंट एक भी क्लोज नहीं किया है, ये सारे के सारे जितने भी अकाउंट बनाए ये सारे अकाउंट क्लोज करने बाकी है। अब एक एक करके, और कोई एडजस्टमेंट्स बाकी नहीं है तो एक एक करके अकाउंट क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, चलो पहले मशीनरी अकाउंट को क्लोज करूँ मैं। अभी क्वेश्चन बाकी है, हमने बैलेंस शीट को अभी रिकॉर्ड नहीं किया, हमने पीएनएल का नेट प्रॉफिट लिखा, एडजस्टमेंट्स कंप्लीट किए और एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करके जितने अकाउंट बन सकते थे वो कर दिए। इतना क्वेश्चन आप करो ना, आपका 50% 60% क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एक स्टेप बाकी है कि बैलेंस शीट की एक एक इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, और बैलेंस शीट की एक एक इन्फॉर्मेशन में जहाँ जहाँ चेंज आया था उसको अगर आपने एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया है तो उसको एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया तो उसको डायरेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट देनी पड़ेगी, वो पॉइंट बाकी है। बट अब अकाउंट क्लोज करना स्टार्ट करें तो मशीनरी अकाउंट में अब देखें तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,50,000 प्लस 25,000 प्लस 8,000 183 डेबिट साइड का टोटल आ रहा है, माइनस क्रेडिट साइड 12,000 माइनस 200 माइनस 1,69,000। तो 1,800 रुपीज़ का मशीनरी अकाउंट को जब क्लोज करूँ तो मशीनरी अकाउंट में 1,800 का, सॉरी यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी मेंशन किया हमने, मशीनरी अकाउंट में 1,800 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी। कौन सी इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, तो मशीन सेल करके कितने पैसे मिले वो नहीं पता था। तो ये जो बैंक अकाउंट का जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन 1,800 था ये हमें मिल गया। तो इसकी एंट्री फाइनली हमें पता चल गई कि एंट्री ऐसी होगी कि बैंक डेबिट, मशीन बेच के जो लॉस हुआ उसकी एंट्री ऐसी की होगी, बैंक डेबिट 1,800
जनरल रिजर्व जो लॉस राइट ऑफ किया था, जनरल रिजर्व डेबिट 200 टू मशीन अकाउंट क्रेडिट 2000। अब ये मशीन बेच के 1800 मिले थे, तो यहाँ पे भी हमने एक क्वेश्चन मार्क किया था सेल ऑफ मशीनरी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी एक क्वेश्चन मार्क किया था। अब ये फिगर भी हमें मिल गई 1800 रुपीज़ मशीन सेल करके हमें इनफ्लो हुआ था, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो शो करेंगे। मशीन बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसको इनफ्लो शो कर दिया। सो यहाँ पे एक अकाउंट अपना क्लोज हो गया, कौन सा, मशीनरी अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। सेकेंड अकाउंट देख ले, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व अकाउंट भी आप क्लोज कर सकते हैं, इसमें भी कोई पेंडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल है 60,200, डेबिट क्रेडिट साइड 50,000 है। सो जनरल रिजर्व को क्लोज करूँ तो जनरल रिजर्व अकाउंट में डिफरेंस आ रहा है 10,200। ये 10,200 का जो जनरल रिजर्व का डिफरेंस आया, ये ऑब्वियसली जनरल रिजर्व क्रिएट हुआ है। से अब ओपनिंग देखो उससे क्लोजिंग ज़्यादा है, इसका मीनिंग जनरल रिजर्व क्रिएट हुआ है। ऑब्वियसली जनरल रिजर्व में बैलेंस आता कहाँ से, तो जनरल रिजर्व के अंदर जो बैलेंस आता है ऑब्वियसली पीएनएल अकाउंट में से ही आता है। तो ये जो क्रिएट हुआ होगा 10,200 जो जनरल रिजर्व का बैलेंस बढ़ा, ये जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रिएट कहाँ से किया होगा, तो पीएनएल अकाउंट के प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफर किया होगा। दिस इज कॉल्ड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये एंट्री क्या हुई, पीएनएल टू जनरल रिजर्व, एंट्री क्या हुई, पीएनएल टू जनरल रिजर्व 10,200। अब ये एंट्री अगर 10,200 की पीएनएल टू जनरल रिजर्व हुआ, तो वापस आपको पता चल गया होगा कि पीएनएल अकाउंट डेबिट हुआ एंट्री में, पीएनएल टू जनरल रिजर्व। एंड पीएनएल अकाउंट अगर एंट्री में डेबिट हुआ, तो ये तो नॉन कैश एक्टिविटी हुआ, इट्स एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये तो नॉन कैश एक्टिविटी हुआ। और पीएनएल डेबिट टू जनरल रिजर्व, पीएनएल डेबिट किया तो इसकी इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए पीएनएल को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट मीनिंग क्या करेंगे, प्लस। तो 10,200 जो जनरल रिजर्व में ले गए थे, जिसको आपने पीएनएल अकाउंट डेबिट किया होगा, तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट में वापस क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। एंट्री हुई पीएनएल टू जीआर, एंट्री में पीएनएल आया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट आएगी। पीएनएल अकेला आया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक इफेक्ट आएगी, कैश नहीं आया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसकी वजह से एक इफेक्ट होगी। तो यहाँ पे इसको ट्रांजेक्शन्स में पर्टिकुलर्स में इसको लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यहाँ पे इसको शो करेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अमाउंट कितना था, 10,000 रुपीज़, तो 10,200 रुपीज़ ट्रांसफ़र किया था। तो यहाँ पे इसको अमाउंट शो कर देंगे 10,200। एड बैक करना है, एड बैक क्यों करना है आपको समझ आ गया होगा कि पीएनएल को डेबिट किया था तो वापस क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट का मीनिंग होता है प्लस करना, तो यहाँ पे 10,200 प्लस कर दिया। तो एक अकाउंट मशीन अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, मशीन अकाउंट क्लोज कर दिया, जनरल रिजर्व अकाउंट क्लोज कर दिया। स्टॉक अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। स्टॉक अकाउंट में कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन और कोई एडजस्टमेंट्स तो है ही नहीं, क्लोज करना हो तो आप कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं। डेबिट साइड का टोटल है 1,20,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 74,000, तो डिफरेंस है 46,000। ये स्टॉक 46,000 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 46,000 रुपीज़ से स्टॉक कम हो रहा है, तो स्टॉक कम हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो ये स्टॉक बेचा होगा, एंड स्टॉक बेचेंगे तो कैश आएगा। सो एंट्री कैश अकाउंट, स्टॉक सेल करने की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट 46,000, और ये स्टॉक अकाउंट क्लोज हो गया। ओके, स्टॉक बेचा। अब स्टॉक तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट होता है, स्टॉक को हम इनफ्लो आउटफ्लो में कहीं पे इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में शो नहीं करते, इसको हम वर्किंग कैपिटल में शो करते। तो वर्किंग कैपिटल एक्टिविटी हमने यहाँ पे शो की थी, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे चेंज इन वर्किंग कैपिटल में इसको शो करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे चेंज इन वर्किंग कैपिटल मैंने यहाँ पे जगह नहीं रखी है, तो इसको मैं अलग से यहाँ पे खाली जस्ट बाजू में शो कर देता हूँ। यहाँ पे चेंज इन वर्किंग कैपिटल का जो चेंज आया मैं यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ। अब ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ही शो करना, मैं यहाँ पे अलग से प्लस माइनस इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखता हूँ, फिर टोटल करके ऊपर लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। ओके, चेंज इन वर्किंग कैपिटल में स्टॉक में क्या चेंज आया था, तो स्टॉक की इंफॉर्मेशन, तो स्टॉक की वैल्यू, अभी हमने स्टॉक अकाउंट क्लोज किया, 46,000 स्टॉक बेचने पे इनफ्लो हुआ था, तो यहाँ पे चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट 46,000 स्टॉक बेच के इनफ्लो हुआ था, तो प्लस साइन से स्टॉक बेचने पे पैसा आएगा, कैश आएगा, तो 46,000 प्लस साइन से शो करेंगे। ओके, मैं जो आपको ये वर्किंग नोट में लिख रहा हूँ या कैश फ्लो स्टेटमेंट में वर्किंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल का जो हेड है उसके नीचे ही लिख दीजिएगा, मैंने वहाँ पे जगह नहीं रखी है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो स्टॉक का 46,000 इनफ्लो हुआ, ये इनफ्लो हम लास्ट में टोटल करके ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, ये स्टॉक अकाउंट अपना क्लोज हो गया। इसके बाद टैक्स प्रोविजन अकाउंट देखो, तो टैक्स प्रोविजन अकाउंट क्लोज करूं तो टैक्स प्रोविजन में क्या हुआ, लॉजिक समझिए। तो टैक्स प्रोविजन का ना ओपनिंग है 30,000, ये टैक्स प्रोविजन लास्ट ईयर किया होगा, ओपनिंग है, इसका मीनिंग क्या हुआ, टैक्स प्रोविजन का ओपनिंग 30,000, इसका मीनिंग क्या कि लास्ट ईयर 30,000 का टैक्स प्रोविजन किया होगा। करंट ईयर में टैक्स प्रोविजन नया कितना हुआ है, 33,000 का टैक्स प्रोविजन हुआ है। तो टोटल टैक्स प्रोविजन आप देखो तो 30,000 प्लस 33,000, तो 63,000 का टोटल टैक्स प्रोविजन हुआ।
30,000 ओपनिंग इसका मीनिंग लास्ट ईयर किया होगा, 33,000 करंट ईयर में हुआ, टोटल टैक्स प्रोविजन कितना हुआ 63,000, इसमें से क्लोजिंग में कितना है तो 35,000 क्लोजिंग है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 28,000 जो टैक्स प्रोविजन की अमाउंट है ये हमने टैक्स पे कर दिया होगा। टोटल आप देखो तो ये दोनों का टोटल 30,000 एंड 33,000, टोटल 63,000 का, लास्ट ईयर 30 और करंट ईयर 33, टोटल 63,000 का टैक्स प्रोविजन हुआ था, इसमें से 35,000 क्लोजिंग है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 28,000 का टैक्स प्रोविजन की अमाउंट जो है ये हमने पे किया होगा। तो ये टैक्स प्रोविजन जो लास्ट ईयर का और करंट ईयर का टोटल जो पे किया होगा तो उसकी एंट्री ऐसे आएगी, टैक्स प्रोविजन टू कैश। एंट्री क्या आएगी, टैक्स प्रोविजन टू कैश। तो ये टैक्स प्रोविजन अकाउंट क्लोज करने पे हमको क्या मिला, तो टैक्स प्रोविजन अकाउंट क्लोज करने पे पता चला कि टोटल कितना टैक्स पे किया था, तो 28,000 का टैक्स पे किया था। टैक्स पेमेंट की एंट्री क्या होगी, टैक्स प्रोविजन टू कैश। एंट्री क्या थी, टैक्स प्रोविजन टू कैश। एंट्री में कैश अकाउंट आया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट शो करेंगे। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास यहाँ पे एक आपको याद होगा एक अलग से हेड ही रखा है टैक्स पेड का। तो टैक्स पेड के अंदर 28,000 का अपना टैक्स पे किया है, वो टैक्स पेड की अमाउंट यहाँ पे 28,000 यहाँ पे आउटर कॉलम में शो कर लेता हूँ। 28,000 का टोटल टैक्स पे हुआ था, इसको आउटर कॉलम में टैक्स पेड 28,000 शो कर देंगे। आउटफ्लो होगा सो माइनस साइन से शो करेंगे टैक्स पेड। यहाँ पे आपको टैक्स पेड लिखना है, प्रोविजन नहीं लिखना है, ठीक है। वापस एक बार रिपीट करो, टैक्स प्रोविजन अकाउंट में क्या हुआ था यहाँ पे देख ले। टैक्स प्रोविजन अकाउंट में ओपनिंग था 30,000 का, क्लोजिंग है 35,000, ठीक है। ओपनिंग है 30,000, क्लोजिंग है 35,000। करंट ईयर में टैक्स प्रोविजन कितना हुआ था 30,000 का, 30,000 का ओपनिंग था, 33 का प्रोविजन हुआ, मीनिंग टोटल प्रोविजन 63 का था, उसमें से क्लोजिंग में तो 35 शो हो रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 28,000 का टैक्स पे कर दिया होगा, तो टैक्स पेमेंट की एंट्री क्या होगी, टैक्स प्रोविजन टू कैश। तो टैक्स प्रोविजन टू कैश अकाउंट करके हमने टैक्स पेड जितना हुआ था तो टैक्स पेड की अमाउंट 28,000 पे कर दी, उसको यहाँ पे टैक्स पेड के टैब में शो कर दिया। ओके, सो जितने भी हमने अकाउंट बनाए थे देख ले एक बार। मशीनरी अकाउंट बनाया था, क्लोज हो गया। जनरल रिजर्व अकाउंट बनाया था, क्लोज हो गया। स्टॉक बनाया था, क्लोज हो गया। टैक्स प्रोविजन अकाउंट बनाया था, क्लोज हो गया। और नीचे वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट अभी हम बना रहे हैं, वो क्वेश्चन बाकी है। इसके बाद इसके साथ साथ सारे के सारे एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद एक एक करके बैलेंस शीट की फिगर्स को देखना चालू करते, लास्ट स्टेज अपना क्वेश्चन का, कि बैलेंस शीट में एक एक इन्फॉर्मेशन को चेक करो कि कहाँ पे क्या चेंज आया था। तो शेयर कैपिटल की वैल्यू देखो, तो शेयर कैपिटल की वैल्यू 2 लाख थी और 2,50,000 हो गई, तो 50,000 शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। और ये हमें एग्जैक्ट पता है कि 50,000 क्यों इंक्रीज हुआ था, तो ना तो हमने कोई इक्विटी शेयर मार्केट में इशू नहीं किए थे, हमने वो स्टॉक खरीदा था, मशीन खरीदा था, 5,000 गुडविल पे किया था, और इसकी वजह से एग्जैक्टली 50,000 शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा था। यानी ये शेयर कैपिटल ना तो इनफ्लो हो रहा है ना तो आउटफ्लो हो रहा है, इसमें तो असेट आई थी, और असेट की इफेक्ट हमने मशीन अकाउंट और स्टॉक अकाउंट में ऑलरेडी दे दी है। गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में 5,000 शो हो चुका है। तो ये शेयर कैपिटल में जो 50,000 इंक्रीज हुआ था तो इसकी वजह से बैलेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व का जो पॉइंट था इसका हमने अकाउंट बना दिया, एंड अकाउंट बना के जो चेंज आया था जनरल रिजर्व के अंदर इंक्रीज हुआ था, पीएनएल अकाउंट में से जनरल रिजर्व क्रिएट हुआ था, तो इसकी इफेक्ट भी हमने अकाउंट बना के दे दी। सो दिस फर्स्ट पॉइंट इज ऑलरेडी डन। फर्स्ट पॉइंट में कुछ करना नहीं है, सेकंड पॉइंट इज ऑलरेडी डन। पीएनएल अकाउंट का डिफरेंस जहां से अपने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो वो पॉइंट भी हो गया। बैंक लोन पे आते, बैंक लोन 70,000 लास्ट ईयर था और करंट ईयर में 0 है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 70,000 का आपने बैंक लोन का रीपेमेंट किया होगा। बैंक लोन का रीपेमेंट करना कौन सी एक्टिविटी होगा, ऑब्वियसली फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो लोन का 70,000 का रीपेमेंट किया था, तो एंट्री क्या होगी, लोन अकाउंट टू कैश अकाउंट। एंट्री लोन टू कैश, एंट्री में कैश आया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी इफेक्ट, एक इफेक्ट। कौन सी एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो शो करेंगे। रीपेमेंट ऑफ लोन, यहाँ पे हेडिंग क्या आएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन यहाँ पे शो करेंगे ऑफ 70,000 का लोन का रीपेमेंट हुआ था, तो यहाँ पे इसको शो कर देंगे 70,000 लोन रीपेमेंट, माइनस साइन से शो करेंगे। इसके बाद आगे क्वेश्चन में लोन का रीपेमेंट शो हो गया। इसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का ओपनिंग है 1,50,000 और क्लोजिंग है 135,200। अब क्रेडिटर्स में जो चेंज आया, ऑब्वियसली क्रेडिटर का जो चेंज है इट इज कॉल्ड चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस जो है 1,50,000 माइनस 135,200, डिफरेंस है 14,800 का डिफरेंस है। तो क्रेडिटर्स को हम शो करेंगे वर्किंग कैपिटल चेंज के अंदर, और ये इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा वो सोच लेते। तो क्रेडिटर्स है 1,50,000 थे और 135 हो गए, तो क्रेडिटर्स का जो बैलेंस है वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी कम हो रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो लायबिलिटी कम तभी होती है जब उसका रीपेमेंट करते हैं। तो लायबिलिटी 14,800 का हमने रीपेमेंट कर दिया, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट जो हमने बनाया, वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे इसको हम शो कर देंगे। वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में इसको यहाँ पे शो कर देंगे क्रेडिटर्स को।
क्रेडिटर्स कितना आएगा 14,800, सो 14,800 क्रेडिटर्स का रीपेमेंट कर दिया, वो माइनस कर देंगे। ओके, रीपेमेंट हुआ, ये समझ आया आपका। लाइबिलिटी पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई, एंड क्रेडिटर्स का रीपेमेंट किया होगा तो ही वो कम हुआ होगा, तो क्रेडिटर्स को हम माइनस साइन से शो करेंगे। ये सारे पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर यहीं पे शो करना। कहाँ पे? यहाँ पे चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो हेडिंग है उसके नीचे, चेंज इन वर्किंग कैपिटल का जो हेडिंग है उसके नीचे 5-6 लाइन छोड़ दीजिएगा, और ये जो वर्किंग नोट में मैं जो लिख रहा हूँ वो आप उसी पॉइंट के नीचे, वो चेंज इन वर्किंग कैपिटल के नीचे ही लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्रेडिटर्स वाला पॉइंट हो गया, क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया। उसके बाद क्रेडिटर्स के बाद आता है टैक्स प्रोविजन। टैक्स प्रोविजन वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी अकाउंट बना के कर दिया था। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग में 2 लाख रुपए का ओपनिंग और क्लोजिंग है 1,90,000 का। अब लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन तो हो नहीं सकता, डेप्री का मशीनरी के ऊपर डेप्री है वो नीचे एडजस्टमेंट में दे दिया है, तो ये लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 रुपये कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसको क्या कंसिडर करेंगे, तो लैंड एंड बिल्डिंग को क्या अज्यूम करेंगे कि वो सेल किया होगा। तो 10,000 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है उसका कोई अकाउंट तो बनाया नहीं था, तो ये पॉइंट पेंडिंग है। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग बेचना कौन सी एक्टिविटी होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑब्वियसली इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, तो ऑब्वियसली इनफ्लो हुआ। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर 3rd नंबर का पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 रुपीज़। सेल किया तो कैश इनफ्लो होगा 10,000 का, तो इसको यहाँ पे 10,000 प्लस साइन से शो करेंगे इनफ्लो। ओके, इसके बाद मशीनरी। तो मशीनरी अकाउंट जो है ऑलरेडी हमने बना दिया और उसको क्लोज भी कर दिया। सारे पॉइंट्स मशीनरी से रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स ऑलरेडी हमने कंसिडर कर लिए, सो अब इसका कुछ नहीं करना है। स्टॉक का भी अकाउंट बना के हमने देख लिया कि स्टॉक बेच के कितने पैसे आए थे, उसको वर्किंग कैपिटल में ऑलरेडी हमने शो कर दिया है। डेटर्स बाकी था, डेटर्स देखते हैं। डेटर्स का ओपनिंग है 80,000 और क्लोजिंग है 64,200, तो डिफरेंस है कि 80,000 माइनस 64,200, डेटर्स 15,800 से कम हो रहे हैं। अब डेटर्स सोचो, अब डेटर्स कम हो रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? तो डेटर्स कम तभी होता है जब कैश कलेक्शन होता है डेटर्स से। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 15,800 जो डिफरेंस आया वो डेटर्स में से कैश का कलेक्शन हुआ होगा, एंड डेटर्स आर पार्ट ऑफ व्हाट? डेटर्स आर पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो इसको आप वर्किंग कैपिटल के अंदर शो कर जाएगा। मैं यहाँ पे इसको वर्किंग नोट के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ, आप ऊपर चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट में लिखिएगा। 15,800 डेटर्स में चेंज आया था, यहाँ पे डेटर्स शो करेंगे 15,800। प्लस साइन से शो करूँ कि माइनस साइन से? तो प्लस साइन से। रीजन, डेटर्स कम होना मीनिंग क्या होता है? डेटर्स से कलेक्शन आता है, कलेक्शन आता है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इनफ्लो हुआ, तो यहाँ पे डेटर्स को प्लस साइन से शो करेंगे। ओके, इसके बाद डेटर्स वाला पॉइंट हो गया कैश बैलेंस। कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस साथ में है, कैश एंड बैंक बैलेंस, दैट इज कॉल्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो कैश का ओपनिंग है 500 और कैश का क्लोजिंग, ये दोनों का टोटल लेना पड़ेगा, कैश एंड बैंक बैलेंस दोनों को कंबाइन लेना पड़ेगा। तो क्लोजिंग है 800 और 7,800, यानी क्लोजिंग है 8,600, ओपनिंग है 500 और क्लोजिंग है 8,600। ओके, ये बोल सकते हैं आप, ये जो 8,600 जो क्लोजिंग है ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये आंसर है अपना, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, पहले ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस जो है 500 उसको लिख लेते। क्लोजिंग जो है 8600 वो आंसर है अपना, वो पहले से लिख नहीं देना है, वो आंसर लाना है आपको, वो पहले से लिख नहीं देना है। इसके बाद आगे क्वेश्चन में बाकी का पॉइंट, गुडविल। ओके, गुडविल पहले 0 था और भी 5,000 हुआ। ओके, आपको पता चला कि गुडविल इंक्रीज क्यों हुआ? तो बिकॉज ऑफ दैट एडजस्टमेंट नंबर 2, यहाँ पे आपने जो असेट्स खरीदी थी इक्विटी शेयर इश्यू करके, तो असेट्स की वैल्यू कितनी थी? 45,000 थी, और इसमें हमने इक्विटी शेयर कितने इश्यू किए थे? 50,000 के, तो 5,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा पे किए थे, गुडविल का था, एंड गुडविल बैलेंस शीट में ऑलरेडी यहाँ पे है। इसका मीनिंग ये हुआ कि गुडविल को राइट ऑफ नहीं किया है, बैलेंस शीट में गुडविल है, इसका मीनिंग ये हुआ कि गुडविल बैलेंस शीट में रखा है, उसको राइट ऑफ नहीं किया। अगर ये गुडविल बैलेंस शीट में नहीं होता तो इसका मीनिंग ये समझने का कि इसको राइट ऑफ कर दिया है, एंड राइट ऑफ किया होगा तो एंट्री क्या हुई होगी? P&L टू गुडविल। अगर ये राइट ऑफ हो गया होता तो यहाँ पे बैलेंस शीट में गुडविल नहीं होता। अगर ये बैलेंस शीट में गुडविल ना दिखे तो इसका मीनिंग समझने का कि बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है तो राइट ऑफ कर दिया होगा, राइट ऑफ किया होगा तो एंट्री क्या की होगी? P&L टू गुडविल। एंड P&L अगर डेबिट हुआ, गुडविल P&L में राइट ऑफ हुआ, P&L अकाउंट डेबिट हुआ है, अगर P&L अकाउंट डेबिट हुआ तो उसको वापस वो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप बनाते हो उसमें जो P&L में प्लस करते हैं वहां पे आपको प्लस करना पड़ता है गुडविल रिटर्न ऑफ, क्योंकि गुडविल रिटर्न ऑफ तो नॉन कैश एक्टिविटी हुआ। तो अगर ये राइट ऑफ हुआ होता तो इसको P&L में एड बैक करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभी वो P&L में डेबिट नहीं होगा क्योंकि P&L में राइट ऑफ नहीं हुआ, ये बैलेंस शीट में पड़ा है, तो राइट ऑफ तो ऑब्वियसली नहीं हुआ है, तो P&L में एड बैक नहीं करेंगे। बट अगर ये बैलेंस शीट में आपको नहीं दिखता तो इसका मीनिंग राइट ऑफ होता, राइट ऑफ हुआ हो गया, राइट ऑफ हो गया होगा और उसको राइट ऑफ किया है तो P&L में एड बैक करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद
बाकी सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिए। बैलेंस शीट का एक एक पॉइंट हमने देख लिया। यहाँ पे बैलेंस शीट में पेंडिंग कुछ भी नहीं है, सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हमने देख लिए, बैलेंस शीट देख लिया, एक एक पॉइंट देख लिया, अब कुछ भी पेंडिंग नहीं है। अकाउंट्स एक बार देख लो, सारे अकाउंट क्लोज कर दिए क्या, मशीन, जनरल रिजर्व, स्टॉक, टैक्स प्रोविजन और वर्किंग कैपिटल का खाली टोटल करना बाकी है। सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए, खाली वर्किंग कैपिटल का टोटल करना बाकी है, उसका टोटल कर लेते। तो वर्किंग कैपिटल का टोटल 46,000 प्लस 15,800 माइनस 14,800, तो वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस आ रहा है 47,000 और 47,000 यहाँ पे प्लस साइन से आ रहा है। तो इसको 47,000 को मैं यहाँ पे डायरेक्टली शो कर देता हूँ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे मेरा आंसर आया 47,000 चेंज इन वर्किंग कैपिटल। आप सारे के सारे जो 3 पॉइंट वर्किंग कैपिटल के चेंज है वो आप यहाँ पे लिखिएगा तो आउटर कॉलम में 47,000 आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये वर्किंग कैपिटल हो गया। इसके बाद बाकी सारे पॉइंट्स का टोटल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे लिख दिया था। अब यहाँ पे ये जो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को यहाँ पे एड बैक किया था उसका टोटल 23,000, 12,000, 33,000 एंड 10,200 टोटल कम्स टू 78200। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल आ रहा है 78200। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में कुछ भी नहीं है, ओके। इसके बाद कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, यहाँ तक का आंसर पहले एक बार टोटल कर देंगे, एक यहाँ तक का टोटल करेंगे। यहाँ तक का टोटल कैसा आएगा 100 प्लस 78200 यानी 78300 होगा। तो यहाँ पे टोटल कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल इज 78300। 78300 में चेंज इन वर्किंग कैपिटल हुआ था 47,000, उसको ऐड बैक करें, उसको ऐड करें, प्लस साइन से आ रहा था, तो आंसर आ रहा है 1,25,300। आंसर आ रहा है 1,25,300। उसमें से 28,000 का टैक्स पेड माइनस कर दो तो आंसर आया 97,300। ओके, यहाँ पे आंसर आया कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आया 97,300। ओके, उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में कुछ भी नहीं था। तो फाइनली कैश फ्लो फ्रॉम, यहाँ पे फाइनल एक पॉइंट का आंसर 97,300। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइनल कितना हुआ 97,300। उसके बाद ये एक आंसर आ गया 97,300। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल करते हैं तो वो था 1800 प्लस 10,000 माइनस 8,000, तो इट कम्स टू 3800। ये 3800 प्लस साइंस आएगा क्योंकि प्लस टोटल ज़्यादा है। ये सेकेंड आंसर आ गया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी 70,000 प्लस 23,000 टोटल 93,000, बट दोनों के दोनों माइनस साइन से है तो टोटल 93,000 आउटर कॉलम में इसको शो करेंगे माइनस साइन से 93,000। फाइनली सारे पॉइंट्स आ गए। ये तीसरा इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी का टोटल हो गया। और फाइनली तीनों के फाइनली टोटल करें तो ऑपरेटिंग का आंसर क्या था 97,300। ऑपरेटिंग का आंसर क्या था 97,300। इन्वेस्टिंग का आंसर था 300 प्लस और फाइनेंसिंग का आंसर था 93,000 माइनस। तो आंसर आ रहा है 8100। 8100 आंसर आया ये तीन का। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का आंसर आ रहा है 8100। उसमें ओपनिंग कैश 500 रुपये ऐड कर दो, तो ओपनिंग कैश 500 रुपये ऐड कर दो तो ये अपना आंसर आएगा 8100 प्लस 500, आंसर कम्स टू 8600। और ये जो आंसर आया 8600 दैट इज योर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। और बैलेंस शीट के अंदर आंसर आया कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, तो बैलेंस शीट के अंदर हमने यहाँ पे देखा था कि क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का टोटल कितना हो रहा है 8600 और अपना फाइनली क्लोजिंग जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ रहा है वो भी कितना आ रहा है 8600। सो फाइनली अपना जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट है, बराबर। सो इन दिस वे दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पे ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.